पूरे 40 दिनों के इंतजार के बाद कल शाम यानी 23 अगस्त 6:04 पर 140 करोड़ भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाला वो पल आने वाला है, जिसका इंतजार हर एक भारतवासी पिछले 40 दिनों से कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 6:04 पर ही चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। इसरो ने चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के समय को 5:47 से बदलकर 6:04 कर दिया है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के उतरने से 2 घंटे पहले इसरो वैज्ञानिक लैंडर मॉड्यूल के स्वास्थ्य और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर इस पर निर्णय लेंगे कि लैंडिंग करना सही है या नहीं। अगर किसी वजह से कुछ गड़बड़ी लगती है तो हम मॉड्यूल की लैंडिंग को 27 अगस्त तक के लिए टाल देंगे। अगर 27 तारीख लैंडिंग की तिथि निश्चित होती है तो चंद्रयान 3 23 को निश्चित की गई लैंडिंग साइट पर नहीं बल्कि इस जगह से 400 से 450 किलोमीटर दूर उतरेगा। ये लैंडिंग साइट 23 अगस्त वाली साइट जितनी अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन उतरने के लिए उचित होगी। उदाहरण के लिए समझे तो अगर चंद्रयान को अहमदाबाद उतरना था तो अब उसको मुंबई उतरना होगा। वैसे उन्होंने उम्मीद जताई है कि 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चंद्रयान 3 20 अगस्त को ही चांद के करीब पहुंच गया था। इसरो ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी थी। अब चंद्रयान 3 चांद से महज 25 किलोमीटर दूर रह गया है। अब इसी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान 3 चांद पर उतरने का प्रयास करेगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कल हमारा चंद्रयान 3 चांद पर कैसे उतरेगा, उतरने के बाद लैंडर मॉड्यूल से रोवर कैसे बाहर आएगा, रोवर चांद की सतह पर चलकर क्या क्या करेगा और साथ ही जानेंगे लैंडर मॉड्यूल चांद पर उतर जाने के बाद क्या एक खाली डब्बा होगा या फिर वो भी काम करता रहेगा। हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं आसान हिंदी भाषा में विस्तार से। चांद पर उतरने वाले आखिरी 15 मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसरो के लिए इस मिशन का ये बेहद ही कठिन समय होगा। इसरो के प्रमुख चांद पर उतरने की प्रक्रिया की 15 मिनट की अवधि को आतंक के 15 मिनट कह चुके हैं, क्योंकि जब लैंडर को अपने इंजन्स को सही समय और सही ऊंचाई पर फायर करना होता है, सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होता है, चंद्रमा का सटीक स्कैन करना होता है, चांद की सतह की पहाड़ियों और गड्ढों का सही अनुमान लगाना पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया लैंडर अपने से करता है। वैज्ञानिकों का इस पूरी प्रक्रिया में कोई खास कंट्रोल नहीं होता, जिसका अर्थ है कि इसरो के वैज्ञानिक पृथ्वी से लैंडर का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खराब कर सकती है। जैसा आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 इन्हीं आखिरी 15 मिनट में क्रैश हो गया था, यानी उतरने वाले वो 15 मिनट चंद्रयान 3 के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चांद की सतह पर चंद्रयान 3 किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उतरेगा। 23 अगस्त 2023 को जैसे ही घड़ी में 5:47 होंगे, शुरू होगी सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के लिए सतह की तरफ बढ़ने लगेगा। चांद पर उतरने की प्रक्रिया को आप पहले संक्षिप्त में इस वीडियो से समझिए, इसके बाद विस्तार से समझेंगे। एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर ये लैंडिंग प्रक्रिया का पहला चरण है। यहाँ से चंद्रयान उतरने के लिए चांद की लोअर ऑर्बिट में आएगा। एल्टीट्यूड 25 किलोमीटर। दूसरा चरण, इतनी ऊंचाई पर आने पर लैंडर मॉड्यूल के दोनों थ्रस्टर्स इंजन शुरू होंगे और स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से
धीरे धीरे कम होना शुरू होगी। इसके बाद चंद्रयान 3 क्रमशः 7.5 किलोमीटर ऊंचाई और फिर उसके बाद 6.8 किलोमीटर ऊंचाई पर आएगा। यहाँ इसकी स्पीड 350 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाएगी। कुछ समय बाद वो 800 मीटर की ऊंचाई तक आएगा। इस समय इसकी स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी। एल्टीट्यूड 100 मीटर। तीसरा चरण। इतनी ऊंचाई पर आने पर लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह को स्कैन करना और फोटो लेना शुरू करेगा। स्लोड डिसेंट। चौथा चरण। यहाँ चांद की सतह से ऊंचाई ना के बराबर रहेगी और स्पीड कम होकर 0 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ जाएगी। टेक डाउन। ये लैंडिंग प्रक्रिया का 5वां और आखिरी चरण है। यहाँ हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर होगा। अब समझते हैं विस्तार से। जब 5:32 पर चंद्रयान 3 उतरने लगेगा तो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की ऊंचाई एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर यानी चांद से 100 किलोमीटर ऊपर होगी और ये चांद की लोअर ऑर्बिट में एंटर करेगा। इस समय इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी। कुछ मिनट बाद ही लैंडर एल्टीट्यूड 25 किलोमीटर पर होगा, यानी इस समय हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर ऊपर होगा। सबसे पहले लैंडर मॉड्यूल के दोनों थ्रस्टर्स इंजन शुरू होंगे। अगर ये दोनों इंजन काम नहीं करते हैं तो इसमें बैकअप के लिए 2 एक्स्ट्रा इंजन और लगाए गए हैं। नीचे उतारने के लिए थ्रस्टर्स इंजन इसलिए ऑन किए गए हैं क्योंकि ये पावर्ड ब्रेकिंग चरण है, यानी इन दोनों इंजन्स के माध्यम से लैंडर मॉड्यूल की स्पीड को कम किया जाएगा। इस समय चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी। ये दोनों इंजन ही स्पीड को धीरे धीरे 0 तक ले जाएंगे। 5 से 7 मिनट बाद यानी घड़ी में जब 5:55 हो रहे होंगे, चंद्रयान 3 तब 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा और कुछ सेकंड के बाद ये 6.8 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा। यहाँ इसकी स्पीड 350 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाएगी। इसके कुछ मिनट बाद चंद्रयान 3 800 मीटर की ऊंचाई पर होगा, तब इसकी स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगी। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर आ जाएगा। 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर बाधाओं के लिए सतह को स्कैन करेगा, यानी जिस यंत्र का इस्तेमाल करके लैंडर सतह को स्कैन करेगा उन दोनों का नाम है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकेगा। ये लेजर जमीन से टकराकर वापस लैंडर मॉड्यूल तक आएगी और बताएंगी कि सतह कैसी है, ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़। इसके आधार पर वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करेगा। इसके अलावा 2 और दिशाओं में भी लेजर जाएंगे। वो ये देखेंगे कि कहीं सामने या पीछे की तरफ कोई ऊंची चीज तो नहीं है जिससे लैंडर के टकराने का खतरा हो। इसके साथ ही LHVC जो जमीन के नीचे के हिस्से की तस्वीर लेना शुरू करेगा, वो भी गति में, ताकि लैंडर के उतरने और हवा में तैरते रहने की गति का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाजा हो सके। ऑन बोर्ड कंप्यूटर ये तय करेगा कि कौन सा इंजन किस समय कितनी देर के लिए ऑन किया जाएगा, यान किस दिशा में जाएगा। और इन सब सेंसर्स को सब सही लगता है तो धीमी गति से लैंडर मॉड्यूल उतरना शुरू कर देगा। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद करीब 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उतरेगा। 500 मीटर ऊंचाई के समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड होगी।
टच डाउन तक यानी चांद पर उतरने तक अपने थ्रस्टर्स को फायर करता रहेगा और इस तरह से कल 6:04 पर हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर होगा। अंत में इसी प्रक्रिया से जुड़ी एक जानकारी और जान लीजिए। उतरते वक्त एक और समस्या आ सकती है, वो है चंद्रधूल। जी हाँ, गति में कमी आने के बाद भी चंद्रधूल यानी चांद की सतह से उड़ने वाली धूल की समस्या बनी रहती है। जैसे आपने किसी हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतरते हुए देखा होगा, उतरते वक्त उसके चारों तरफ जैसे धूल उड़ने लगती है, वैसे ही लैंडर मॉड्यूल उतरते हुए चांद पर होता है। चांद की सतह को छूते समय लैंडर के थ्रस्टर्स तेज गति से चंद्रमा की धूल को सतह से उड़ा देते हैं। इससे कैमरे का लेंस अस्पष्ट हो सकता है और गलत रीडिंग आ सकती है। चंद्रधूल चंद्रमा की सतह के महीन अपघर्षक कण हैं और आसानी से समझने के लिए आप अमेरिका के मून मिशन अपोलो 15 का ये वीडियो देखिए, कैसे चांद पर उतरते वक्त थ्रस्टर्स ने धूल के एक बादल को उड़ा दिया जो लैंडिंग समाप्त होने तक कुछ मिनटों के लिए दृष्टि को पूरी तरह से अस्पष्ट कर देता है। अब इस धूल के कारण घंटों तक आसपास कुछ दिखाई नहीं देगा। करीब 6 घंटे बाद जब ये धूल हट जाएगी तो शुरू होगी रोवर को लैंडर मॉड्यूल से निकालने की प्रक्रिया। आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 मिशन की तरह ही इस बार भी लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम रोवर के डिजाइन को समझते हैं। रोवर को 14 अर्थ डेज के मिशन पीरियड के लिए ही इनिशियली डिजाइन किया गया है, यानी रोवर सिर्फ चांद पर 14 दिन ही काम करेगा, उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा। रोवर में कुल वजन 26 किलो है। रोवर प्रज्ञान में एक सोलर पैनल लगा है। इसमें 2 नेविगेशन कैमरास लगे हैं, जिसका नाम इसरो ने नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट रखा है। इनको आप इसरो वैज्ञानिकों या फिर रोवर की 2 आंखें भी समझ सकते हैं। इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS लगा हुआ है। ये लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा। इसमें 2 रिसीवर ट्रांसमीटर एंटेनास लगे हुए हैं जो लैंडर मॉड्यूल को संदेश भेजने और रिसीव करने का काम करेगा। इसमें 2 आगे और 2 पीछे सिल्वर कलर के टायर लगे हुए हैं, जिनका नाम रॉकर बोगी असेंबली रखा गया है। साथ ही बीच में काले कलर के 2 टायर लगे हुए हैं जो रोवर प्रज्ञान को 50 mm ऊंचे ऑब्जेक्ट से आसानी से निकलने में सहायता करेगा। रोवर को अच्छे से समझने के बाद चलिए अब रोवर प्रज्ञान को उतारते हैं लैंडर मॉड्यूल से बाहर। चांद पर लैंडिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद शुरू होगी चांद से रोवर के बाहर आने की प्रक्रिया। रोवर की कार्य करने की प्रक्रिया को आप पहले संक्षिप्त में इस वीडियो से समझिए, इसके बाद हम विस्तार से समझेंगे। लैंडर मॉड्यूल गेट ओपन, ये लैंडिंग प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें लैंडर मॉड्यूल के गेट खुलेंगे और रोवर बाहर आएगा। स्कैनिंग मून सरफेस, दूसरा चरण। इसमें रोवर नेविगेशन कैमरे की मदद से चांद की सतह को स्कैन करेगा। सेंडिंग डाटा टू इसरो सेंटर, तीसरा चरण। इसमें रोवर फोटोज और वीडियोस को इसरो कमांड सेंटर को भेजेगा। मूवमेंट ऑन मून सरफेस, चौथा चरण। इसमें रोवर इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर चांद पर चलना शुरू करेगा। रिसर्च ऑन मून सरफेस, ये रोवर वॉकिंग प्रक्रिया का 5वां और आखिरी चरण है। इसमें रोवर चांद की जमीन पर रिसर्च करेगा। अब समझते हैं विस्तार से। इसरो से मिली जानकारी के अनुसार लैंडर मॉड्यूल से चांद पर उतर जाने के बाद
चांद की सतह पर सब कुछ सही पाकर करीब 6 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर मॉड्यूल विक्रम से बाहर आएगा, वो भी इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर। रोवर प्रज्ञान को एक सीढ़ी के जरिए चांद की सतह पर उतारा जाएगा, काफी कुछ वैसे ही जैसे किसी ट्रक से गाड़ी उतारी जाती है। लैंडर मॉड्यूल से निकलते वक्त ही रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल्स खुल जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। चांद की सतह पर रोवर लैंड करते ही अपनी दोनों आंखें यानी नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट के माध्यम से चांद की सतह और चारों ओर से स्कैन करेगा और फोटोज और वीडियोस इसरो को भेजेगा। इन फोटोज और वीडियोस के आधार पर इसरो वैज्ञानिक इसका एक 3D मैप बनाएंगे और इसी के आधार पर इसरो वैज्ञानिक रोवर के रास्ते को प्लान करेंगे। इस पूरे प्लान को इसरो वैज्ञानिक वापस चांद पर भेजेंगे और इस मैप के आधार पर रोवर को चलने की कमांड देंगे। इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर रोवर चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा। साथ ही एक बात और जान लीजिए, जिसको जानकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। रोवर का पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक की लाट से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चांद की सतह पर रोवर के चलते समय सामने कोई 50 mm तक ऊंचा ऑब्जेक्ट आने पर ये आसानी से निकल जाएगा। 50 mm से अधिक ऊंचा ऑब्जेक्ट आने पर ये अपना रास्ता बदल देगा। इसरो वैज्ञानिक की कमांड पर रोवर एक जगह रुककर लेजर किरणों को चांद की सतह तक भेजेगा। चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। रोवर चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। रोवर में और भी कई उपकरण लगे हैं, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। रोवर में स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ विजिटेबल प्लेनेट अर्थ SHAPE भी लगा है, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां जीवन संभव है। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेज सकेंगे। चंद्रमा की सतह पर परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं जा सकेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रोवर का तो समझ आ गया, लेकिन ये जो लैंडर मॉड्यूल है जिसके पेट के अंदर से रोवर बाहर आया है, वो चांद पर खाली डिब्बे की तरह खड़ा रहेगा, बस कमांड ही भेजेगा या फिर कुछ और काम भी करेगा? आइए अब अंत में समझते हैं लैंडर मॉड्यूल की कार्य करने की प्रक्रिया। लैंडर मॉड्यूल को अच्छे से समझने के लिए पहले इसके डिजाइन को समझते हैं। लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी है। इसमें 2 सोलर पैनल्स लगे हैं, जिसकी सहायता से ये चांद की सतह पर सूर्य से ऊर्जा पाकर कार्य करेगा। इसमें है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर LDV, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC, 4 थ्रस्टर्स इंजन, 4 लेग्स यानी पांव और एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है। इन सब का इस्तेमाल हम लैंडिंग प्रक्रिया वाली वीडियो में बता चुके हैं। अब दोबारा बताकर आपको बोर नहीं करेंगे।
अब बढ़ते हैं सीधा आगे। आपको बताते हैं उन यंत्रों के बारे में जो लैंडर मॉड्यूल में लगे हैं और चांद की सतह पर उतरने के बाद कार्य करने वाले हैं। इसमें चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चास्टे लगा हुआ है, जो कि चांद पर लैंडर उतर जाने के बाद एक्टिव होगा और चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज एनालिसिस करेगा और देखेगा कि अलग अलग कंडीशंस में यहाँ की सतह का थर्मल बिहेवियर कैसा रहता है। इसमें लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA लगा हुआ है। ये चंद्रमा की गतिकीय प्रणाली समझाएगा। इसमें इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी यानी इल्सा लगा हुआ है। ये लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापेगा और चंद्र परत एवं आवरण की संरचना का अध्ययन करेगा और चंद्रमा के क्रस्ट व मेंटल की संरचना को चित्रित करेगा। इसमें द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर यानी रंभा नाम का इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है, जो चांद पर पहुंचते ही एक्टिव होगा। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के एनवायरनमेंट में मौजूद गैस और प्लाज्मा को स्टडी करेगा। इसमें लगा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप्स लगा हुआ है, जो लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा, जबकि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS चंद्र सतह की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना संबंधी अध्ययन करेगा। इसमें स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी शेप नाम का उपकरण लगा है। ये चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां जीवन संभव है। साथ ही लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर ये पता लगाएगा कि भविष्य में चांद पर सौर ऊर्जा उत्पन्न करके पृथ्वी पर उपलब्ध कराई जा सकती है या नहीं। काफी सारे विकसित देश इस प्रयोग में लगे हुए हैं, यानी साफ है कि चांद पर उतर जाने के बाद भी रोवर और इसरो के बीच संदेश वाहक के साथ इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य भी करता रहेगा। लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर रोवर निकल जाने के बाद एक खाली डिब्बे की तरीके से नहीं खड़ा होगा, बल्कि लगातार महत्वपूर्ण कार्य करके इसरो को इसका डाटा भेजता रहेगा। अंत में जाते हुए चंद्रयान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी और जान लीजिए। अब तक आपको सब बता रहे होंगे कि भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं, बल्कि दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब जो चांद का हिस्सा है वहां उतरने जा रहा है। इसका बेहद ही बड़ा कारण ये है कि लैंडर मॉड्यूल और रोवर में सोलर पैनल्स लगे हैं और दक्षिणी ध्रुव पर तो सूर्य की रोशनी जाती ही नहीं, तो फिर ये काम कैसे करते? इसलिए इनको दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक वाले हिस्से पर उतारा जा रहा है। इस बात की पुष्टि खुद इसरो चीफ ए सोमनाथ भी कर चुके हैं। डॉक्टर ए सोमनाथ ने कहा था कि हम दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी नहीं आती है या बेहद कम रहती है, तापमान माइनस में रहता है। ऐसे में लैंडर काम नहीं करेगा, इसलिए लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के करीब उतारा जाएगा, रोशनी वाले इलाके में, ताकि उसके सोलर पैनल्स सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेकर 14 दिनों तक काम कर सके। हमको तो बस अब इंतजार है कल 23 अगस्त का शाम 6:04 का, जब हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद पर होगा। हम तो बस प्रार्थना करते हैं और आपसे भी प्रार्थना का निवेदन करते हैं कि 23 अगस्त को सब कुछ अच्छा हो और हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए।
चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग 23 अगस्त को हम आपको लाइव दिखाएंगे। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।